हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं पूजा सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास। एंड आज है 26 जनवरी 2022। सो हैप्पी रिपब्लिक डे टू ऑल ऑफ यू। अभी बज रहे हैं सुबह के 5 और होपफुली ये जो वीडियो है आज मैं अपलोड भी कर दूंगी। ठीक है, तो चलिए फिर हम आज का वीडियो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। दिस इज द 23rd लेक्चर ऑन द सब्जेक्ट फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट पे ये हमारा 23वां लेक्चर है। एंड इस टाइम हम लोग पढ़ रहे हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल। और कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे तीसरा लेक्चर है। 2 वीडियोस मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। और आज हम लोग पढ़ेंगे कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर। कॉस्ट ऑफ डेब्ट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो चलिए एक बार मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ कि जो लास्ट के 2 लेक्चर्स थे, लेक्चर 21st एंड 22nd, इसमें हमने क्या डिस्कस किया था। तो हम लोग पढ़ चुके हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल का बेसिक इंट्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होता है, प्रोजेक्ट कॉस्ट ऑफ कैपिटल, फर्म कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कॉस्ट ऑफ कैपिटल का क्या सिग्निफिकेंस है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का कॉन्सेप्ट, रिस्क रिटर्न रिलेशनशिप, ओवरऑल एंड स्पेसिफिक कॉस्ट ऑफ कैपिटल, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ये सारे ही टॉपिक हमने लेक्चर 21 में डिटेल में डिस्कस किया था। ठीक है, जरूर देख लीजिएगा अगर नहीं देखा है तो। फिर उसके बाद लेक्चर 22 में हमने स्टार्ट किया था कॉस्ट ऑफ डेब्ट। तो कॉस्ट ऑफ डेब्ट हमने डिटेल में समझा। कॉस्ट ऑफ डेब्ट, अगर डेब्ट को इशू करते हैं यानी डिबेंचर को इशू करते हैं एट पार, तब कैसे निकालते हैं, और डिबेंचर को इशू अगर किया है डिस्काउंट या प्रीमियम पे, ठीक है, तो कैसे निकालते हैं कॉस्ट ऑफ डेब्ट। तो वो सब समझाता, टैक्स का एडजस्टमेंट समझाता और बहुत सारे न्यूमेरिकल हमने किए थे लेक्चर 22 पे। ठीक है, तो मेरा सजेशन है कि इस लेक्चर को देखने से पहले थोड़ा सा बेसिक अपना क्लियर कर लीजिएगा। तो लेक्चर 21 तो जरूर ही देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए फिर हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हम देखते हैं कि आज के लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे। तो आज है लेक्चर 23 और आज हम पढ़ेंगे कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर। ठीक है, 2 केसेस में पढ़ेंगे। अगर प्रेफरेंस शेयर रिडीमेबल है एंड अगर प्रेफरेंस शेयर इरिडीमेबल है, तो उस केस में कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैसे निकालते हैं, और उसी पे बेस्ड आज हम न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक हम आज के लेक्चर में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए फिर बिना टाइम वेस्ट किए हम जल्दी से आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कह लीजिए या कैपिटल, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस कैपिटल। तो जरा सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि प्रेफरेंस शेयर होता क्या है। वैसे प्रेफरेंस शेयर तो आपने क्लास 11th 12th में जब आपने कंपनी अकाउंट पढ़ा होगा। ठीक है, कंपनी अकाउंट पढ़ा है तो वहां पे भी कंपनी अकाउंट, तो वहां पर भी आपने शेयर, डिबेंचर्स, प्रेफरेंस शेयर के बारे में, इनके फीचर्स, डिफरेंस, ये सब डिटेल में पढ़े हैं। पर चलिए एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं फिर से। प्रेफरेंस शेयर क्या होते हैं। प्रेफरेंस शेयर वो शेयर्स होते हैं विच गेट द प्रेफरेंस ओवर द इक्विटी शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर्स में हमें देखिए नाम क्या है, प्रेफरेंस यानी प्राथमिकता। इन शेयर्स को, इन शेयर होल्डर को प्राथमिकता दी जाती है, प्रेफरेंस दी जाती है ओवर द इक्विटी शेयर के केस में, इक्विटी शेयर के कंपेयर में। ठीक है, इन केस ऑफ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन, जब कंपनी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करती है तो पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड दिया जाता है और उसके बाद इक्विटी शेयर होल्डर को दिया जाता है। इन केस ऑफ लिक्विडेशन ऑफ कंपनी, जब कंपनी लिक्विडेट होती है तो एसेट्स पे जब क्लेम की बात आती है तो भी प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पहले प्रेफरेंस दी जाती है एज कम्पेयर टू इक्विटी शेयर होल्डर। और एक खास बात और है कि प्रेफरेंस शेयर के केस में जो रेट ऑफ डिविडेंड होता है वो क्या होता है, फिक्स होता है। ठीक है, रेट ऑफ डिविडेंड फिक्स होता है, जबकि इक्विटी के केस में फिक्स होता नहीं है। और मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा ये भी फिक्स नहीं होता है। ठीक है, और प्रेफरेंस शेयर होल्डर को कोई वोटिंग राइट नहीं होता है। ठीक है, नो वोटिंग राइट। तो ये सब कुछ फीचर्स हैं प्रेफरेंस शेयर के। ठीक, एंड आज हम बात करेंगे कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर, कैसे कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर निकालेंगे। ठीक है, तो मैं आपको जो लेक्चर 21 था उसमें बता चुकी हूँ कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होता है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल हम समझ चुके हैं ना। कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है, दिस इज द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। यानी जो इन्वेस्टर्स है जिन्होंने कंपनी में पैसा दिया है, ठीक है, तो वो कितना उन्हें रेट ऑफ रिटर्न कितना वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कितना रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है, दैट इज द कॉस्ट ऑफ कैपिटल फॉर द फर्म। ये फर्म का कॉस्ट ऑफ कैपिटल होता है। तो यहाँ पर हम कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस कैपिटल की बात कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस कैपिटल की। तो इसका मतलब क्या है कि रेट ऑफ रिटर्न रिक्वायर्ड बाय प्रेफरेंस शेयर होल्डर, यानी फर्म के जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर है वो क्या रेट ऑफ रिटर्न रिक्वायर्ड, उन्हें क्या रेट ऑफ रिटर्न चाहिए फॉर सप्लाइंग कैपिटल। प्रेफरेंस शेयर होल्डर ने पैसा दिया है, कैपिटल दिया है फर्म को, तो जो रेट ऑफ रिटर्न वो चाहते हैं फॉर फाइनेंस, जो चाहते हैं क्योंकि उन्होंने फर्म को फाइनेंस करने के लिए, फर्म का जो इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट है उसको फाइनेंस करने के लिए कैपिटल प्रोवाइड किया है। और कैपिटल कैसे प्रोवाइड किया है, बाय परचेजिंग द प्रेफरेंस सिक्योरिटी। जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर है उन्होंने फर्म का
जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर है, इन्होंने फर्म का प्रेफरेंस शेयर परचेज किया है और फिर फर्म को कैपिटल प्रोवाइड किया है। तो इस कैपिटल के बदले में जो भी उन्हें रेट ऑफ रिटर्न रिक्वायर्ड है वो क्या होता है, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस कैपिटल। ठीक, ये बात समझ में आई। फर्म को जो भी कैपिटल प्रोवाइड किया है इसके बदले में जो भी रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न चाहिए प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, वही क्या है, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस कैपिटल। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये जो प्रेफरेंस कैपिटल होता है, इसमें जो फर्म होती है वो क्या देती है, डिविडेंड देती है। ठीक है, तो जैसे आपने देखा था डिबेंचर के केस में, जो लास्ट लेक्चर था डेब्ट या डिबेंचर, उसके केस में क्या था, इंटरेस्ट के बेसिस पे कॉस्ट ऑफ कैपिटल डिसाइड होता था। वहां पे इंटरेस्ट यूज करते थे ना, क्योंकि फर्म डिबेंचर पे क्या देती है, इंटरेस्ट देती है, और प्रेफरेंस शेयर पे क्या देती है, डिविडेंड देती है। प्रेफरेंस शेयर पे क्या देती है, डिविडेंड देती है। तो पिछले लेक्चर में हमने देखा था डिबेंचर पे कंपनी इंटरेस्ट देती थी और इंटरेस्ट का यूज करते थे फॉर कैलकुलेटिंग कॉस्ट ऑफ डेब्ट। कॉस्ट ऑफ डेब्ट को कैलकुलेट करने के लिए इंटरेस्ट यूज करते थे। तो यहाँ पर फर्म डिविडेंड देती है ना, तो कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस कैपिटल इज अ फंक्शन ऑफ, ये कैसे डिटरमाइन करते हैं, बाय यूजिंग डिविडेंड एक्सपेक्टेड बाय इन्वेस्टर। इन्वेस्टर जो भी डिविडेंड एक्सपेक्ट कर रहे हैं उसके बेसिस पे यहाँ पे कॉस्ट ऑफ कैपिटल डिटरमाइन होता है प्रेफरेंस कैपिटल के केस में। ठीक है, चलिए अब आगे एक इंपॉर्टेंट बात बताती हूँ। देखिए ये जो प्रेफरेंस कैपिटल होता है, ठीक है, या जो प्रेफरेंस शेयर होता है, कंपनी की कभी ये ऐसा इंटेंशन नहीं होती कि कंपनी डिविडेंड न दे। ठीक है, कंपनी जब प्रेफरेंस कैपिटल इशू करती है, प्रेफरेंस शेयर इशू करती है, तो हमेशा उस पर रेट ऑफ डिविडेंड भी डिसाइडेड होता है। इसलिए प्रेफरेंस शेयर को कहा जाता है कि जैसे 10% प्रेफरेंस शेयर, ऐसे आपको क्वेश्चंस में हर जगह ऐसे मिलेगा कि 10% प्रेफरेंस कैपिटल या 12% प्रेफरेंस कैपिटल, यानी प्रेफरेंस कैपिटल या प्रेफरेंस शेयर जब इशू होते हैं तभी उनमें रेट ऑफ डिविडेंड डिसाइडेड होता है। तो फर्म की ऐसी कोई इंटेंशन नहीं होती है कि डिविडेंड न पे करे। अगर फर्म के पास सफिशिएंट प्रॉफिट है तो जनरली फर्म डिविडेंड पे करती है। अगर फर्म डिविडेंड नहीं पे करती है ना, तो ये प्रॉब्लम फर्म के लिए ही है, इट्स अ सीरियस मैटर फॉर फर्म टू। यानी फर्म के लिए भी ये प्रॉब्लम है अगर फर्म डिविडेंड नहीं पे करती है। और ऑर्डिनरी शेयर होल्डर जो होते हैं, जो इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं, उनके लिए भी प्रॉब्लम है अगर फर्म डिविडेंड नहीं पे करती है तो। क्यों? क्योंकि देखिए अगर डिविडेंड फर्म ने नहीं पे किया, सपोज करिए फर्स्ट ईयर है, इस साल डिविडेंड फर्म को प्रॉफिट नहीं हुआ, फर्म ने डिविडेंड नहीं पे किया, तो फिर दूसरे साल सेकेंड ईयर जो है फर्म को डिविडेंड फर्स्ट ईयर का और सेकेंड ईयर का दोनों का मिला करके, फर्स्ट ईयर का एरियर, ठीक है, और सेकेंड ईयर का डिविडेंड मिला करके 2 साल का डिविडेंड इस साल पे करना पड़ेगा। तो वो प्रेफरेंस शेयर के केस में क्या होता है, डिविडेंड एक्यूमुलेट हो जाते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं, एरियर बन के अगले साल मिलता है। ठीक है, तो इस साल तो न प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड मिला, सपोज करिए ईयर वन है, ईयर वन में ना प्रेफरेंस कैपिटल को मिला ना ऑर्डिनरी शेयर होल्डर को मिला, और अगले साल जब मिलने के थोड़े आसार हैं तो इस साल भी 2 साल का इकट्ठा हो गया प्रेफरेंस कैपिटल का, प्रेफरेंस शेयर का 2 साल का डिविडेंड इकट्ठा हो गया। ठीक है, तो पहले फर्म प्रेफरेंस शेयर होल्डर को देगी ना, और इस साल भी अगर प्रेफरेंस शेयर होल्डर को देगी तो यानी ज्यादा पैसा तो उसी में निकल जाएगा, तो इस साल भी दूसरे साल भी इक्विटी शेयर होल्डर को कुछ नहीं मिल पाएगा। ठीक है, तो इससे ये इक्विटी शेयर होल्डर के लिए अच्छी बात नहीं है। अगर फर्म प्रेफरेंस शेयर होल्डर को अगर डिविडेंड नहीं देती है तो ये इक्विटी शेयर होल्डर के लिए भी एक पॉजिटिव बात नहीं है, इट एडवर्सली इफेक्ट द इक्विटी शेयर होल्डर टू। ठीक है, प्लस जो मार्केट वैल्यू है, ठीक है, मार्केट प्राइस जो है इक्विटी शेयर की, वो भी एडवर्सली इफेक्ट होती है अगर फर्म डिविडेंड नहीं देती है। ठीक है, जो शेयर ट्रेड होते हैं स्टॉक एक्सचेंज में, जो कंपनी के शेयर ट्रेड होते हैं, उन पे भी एडवर्सली इफेक्ट पड़ता है। तो यानी इक्विटी शेयर होल्डर का यहाँ पे भी नुकसान हो जाता है, क्योंकि शेयर की वैल्यू क्या होती है, कम होने लगती है अगर फर्म जो है अपने प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड नहीं देती है तो। ठीक है, तो इसलिए जनरली फर्म कोशिश करती है कि अपने जो भी डिविडेंड है, प्रेफरेंस कैपिटल पे जो भी डिविडेंड है वो रेगुलरली पे करे। ठीक है, एक्सेप्ट अगर फर्म को प्रॉफिट नहीं हो रहा तब नहीं पे कर पाएगी। ठीक है, या फिर बहुत अगर टाइट कैश की पोजीशन है तब नहीं पे कर पाती है, अदरवाइज फर्म की हमेशा कोशिश होती है कि जो भी डिविडेंड है प्रेफरेंस कैपिटल पे वो हमेशा फर्म पे करे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैंने बताया था ये जो हम कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर निकालेंगे, प्रेफरेंस कैपिटल पे जो कॉस्ट निकालेंगे वो हम दो केसेस में निकालेंगे, एक होगा इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर अगर है और रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर अगर है। ठीक है, तो पहले देखते हैं केस वन। पहला क्या है, केस वन, अगर इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर है। इररिडीमेबल का क्या मतलब है, यानी वो प्रेफरेंस शेयर जो रिडीम ही नहीं होंगे। देखिए नाम क्या है, इररिडीमेबल, यानी वो प्रेफरेंस शेयर जो रिडीम ही नहीं होंगे, जो इनका अमाउंट पे बैक ही नहीं किया जाएगा। ठीक है, देखिए जो फर्म है उसने पैसा लिया है किससे, प्रेफरेंस शेयर होल्डर से पैसा लिया है। ठीक है, और उनको फर्म ने मतलब जो भी कैश है, जो भी कैपिटल है वो लिया, और उसके बदले में उनको प्रेफरेंस शेयर दिए। ठीक है, और एक सर्टेन ड्यूरेशन के लिए होता है, जैसे 5 साल 10 साल के लिए या 15 साल के लिए लिया है, और उसके बाद उनका पैसा वापस किया जाता है।
ठीक है, उनका पैसा वापस कर दिया जाता है। तो पर इसमें भी प्रेफरेंस शेयर दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं परपेचुअल प्रेफरेंस शेयर, यानी हमेशा के लिए, उनकी कोई मैच्योरिटी नहीं होती है, हमेशा के लिए पैसे ले लिया। अब जब फर्म लिक्विडेट होगी, जब फर्म खत्म होगी, ठीक है, फर्म जब वाइंड अप होगी, तभी उनका पैसा वापस किया जाएगा। ठीक है, ये जनरली ओनर्स के पास ही होते हैं। ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो होते हैं वो रखते हैं ये वाले शेयर, ये वाले प्रेफरेंस शेयर। तो ये इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर है, यानी इनका रिडम्पशन ही नहीं होना है, इनकी कोई मेच्योरिटी नहीं है, दे आर परपेचुअल सिक्योरिटी। ठीक है, तो अगर प्रेफरेंस शेयर इररिडीमेबल है, तो उस केस में जो कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस कैपिटल है वो कैसे निकालेंगे, वो इस फॉर्मूले से निकालेंगे। केपी इज इक्वल टू पी डी आई वी डिवाइडेड बाई पी नॉट। ठीक है, यहाँ पे केपी क्या है, केपी इज द कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर, केपी क्या है, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर, एंड पी डी वाई पी डी आई वी, पी मतलब प्रेफरेंस शेयर, डीआईवी मतलब डिविडेंड, यानी एक्सपेक्टेड प्रेफरेंस डिविडेंड। पीडीआईवी मतलब एक्सपेक्टेड प्रेफरेंस डिविडेंड। ठीक है, दिस इज पीडीआईवी, एंड पी नॉट क्या है, इशू प्राइस ऑफ प्रेफरेंस शेयर, प्रेफरेंस शेयर को किस प्राइस पे इशू कर रहे हैं। तो ये सिंपल सा फॉर्मूला है विच इज यूज फॉर कैलकुलेटिंग कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर। कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैलकुलेट करने का ये सिंपल सा फॉर्मूला है, बट ये फॉर्मूला तब यूज करेंगे व्हेन द प्रेफरेंस शेयर इज इररिडीमेबल, यानी प्रेफरेंस शेयर इररिडीमेबल है, ये कभी रिडीम नहीं होंगे, ये परपेचुअल है, हमेशा के लिए है, इनकी कोई मेच्योरिटी नहीं है। ठीक है, तब हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन करते हैं। एक कंपनी है, उसने इशू किया है 10% इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। देखिए यहाँ पे रेट ऑफ डिविडेंड पहले से मेंशन है, 10% है, एंड ये इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर है, और इनकी फेस वैल्यू क्या है 100, इशू प्राइस क्या है 95। ठीक है, तो आपको कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैलकुलेट करना है। और फिर कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर एक दूसरा केस भी है, आपको कैलकुलेट करना है जब इशू प्राइस 105 है। इशू अगर डिस्काउंट पे किया जा रहा है और यहाँ पे प्रीमियम पे इशू किया जा रहा है, तो दो केसेस हैं, उस केस में आपको कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस कैपिटल पता करना है। ठीक है, तो फॉर्मूला तो हम जानते हैं, फॉर्मूला इज दिस वन। सबसे पहले तो ये इररिडीमेबल है, इररिडीमेबल का केस है, यानी फॉर्मूला ये यूज करेंगे, केपी इक्वल्स टू पी डी आई वी डिवाइडेड बाई पी नॉट। ठीक है, तो प्रेफरेंस डिविडेंड कितना है, प्रेफरेंस डिविडेंड है 10%, तो ये आ गया 10। पी नॉट, सबसे पहले दो केसेस है ना, जब इशू प्राइस 95 है एंड इशू प्राइस 105 है। जब इशू प्राइस 95 है, तो ये पी नॉट क्या है, इशू प्राइस है, हम यहाँ पे पुट करेंगे 95, 10 को 95 से डिवाइड किया, आ गया 0.1053। ठीक है, और परसेंटेज के टर्म में कैलकुलेट करना है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे इसे 100 से, आ गया 10.53%। तो दिस इज कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस कैपिटल। ठीक, और अगर कंपनी प्रीमियम पे इशू कर रही है, 105 पे इशू कर रही है, तो क्या फॉर्मूला होगा, तो भी यही फॉर्मूला है, बस यहाँ पे इशू प्राइस जो है वो 105 हो जाएगी। तो 10 डिवाइडेड बाई 105 और डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा ये 0.0952। ठीक है, इसको आप 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 9.52%। ठीक है, तो दिस इज द कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस कैपिटल, इररिडीमेबल प्रेफरेंस कैपिटल जो है उसकी कॉस्ट निकल के आ गई। ये क्या है, प्रीमियम पे जब इशू कर रही है फर्म, और ये क्या है, जब डिस्काउंट पे इशू कर रही है। ठीक है, तो इस तरीके से निकाला जाता है, बहुत आसान है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि दिस इज द लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट, ये वो लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट है जो मैं अपने चैनल पे जिन्हें कवर कर चुकी हूँ। इन सारे ही सब्जेक्ट पे, इन सारे ही सब्जेक्ट के जो टॉपिक्स हैं, इन पे मैं वीडियो ऑलरेडी अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ। एक्चुअली हर दिन मेरे साथ काफी नए स्टूडेंट जुड़ते हैं, तो उन्हें नहीं पता होता है कि मैं कौन कौन से सब्जेक्ट कवर कर चुकी हूँ, कौन से सब्जेक्ट बाकी है। तो ये वो सब्जेक्ट है जो मैं कवर कर चुकी हूँ आज की तारीख तक, यानी जनवरी 2022 तक। अगर ये वीडियो आप कुछ महीने बाद देख रहे हैं, कुछ साल बाद देख रहे हैं, तो इसमें काफी नए सब्जेक्ट ऐड हो चुके होंगे। जैसे इसमें एफएम मैंने अभी नहीं ऐड किया है, क्योंकि एफएम अभी पढ़ा रही हूँ। जब फाइनेंशियल मैनेजमेंट कंप्लीट हो जाएगा तो उसको भी इसमें ऐड कर दूंगी। ठीक है, तो मेरा पर्पस यही है इन वीडियो लेक्चर्स को अपलोड करने का, कि आप लोग इनका फायदा उठाइए, इनकी हेल्प से पढ़िए। ठीक है, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करिए। और चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करिएगा, एंड नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस करिएगा, सो दैट यू गेट द नोटिफिकेशन ऑफ माय अपकमिंग वीडियोस। और प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताया करिए कि हाउ वाज माय लेक्चर, मेरा लेक्चर कैसा था। ठीक है, लेक्चर समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, फीडबैक की मुझे हमेशा जरूरत पड़ती है, फीडबैक जरूर दिया करिए। फीडबैक से लगता है कि भाई जो हम एफर्ट कर रहे हैं वो मतलब फ्रूटफुल है, वो लोगों के लिए हेल्पफुल है, तभी हम आगे कंटिन्यू कर पाएंगे, वरना थोड़ा सा मुश्किल होता है। ठीक है, तो प्लीज रिस्पॉन्ड करते रहा करिए, फीडबैक देते रहा करिए।
और अगर हो सके तो प्लीज ये भी बताया करिए कि आप किस स्टेट के हैं, आप किस स्टेट के हैं, किस सिटी के हैं, ठीक है, और कौन सा कोर्स कर रहे हैं। आप बीकॉम के हैं, बीबीए के हैं, एमबीए के हैं, एमकॉम के हैं, या बीएससी के भी बहुत सारे बच्चे मेरे साथ जुड़े हैं, बीएससी बीसीए के हैं, या कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है। ये भी थोड़ा सा आप मेंशन करेंगे ना, तो इससे मुझे वीडियोस बनाने या अगला कौन सा मैं सब्जेक्ट उठाऊं उसमें मुझे हेल्प मिलती है। मुझे ये पता चल पाता है कि मेरी जो मैक्सिमम मेरे जो व्यूवर है, जो मेरे सब्सक्राइबर है, मेरे स्टूडेंट जो है, वो मैक्सिमम किस कोर्स के हैं, तो मैं उन्हीं के अकॉर्डिंग फिर कंटेंट प्रिपेयर कर पाऊंगी, ठीक है, उन्हीं के अकॉर्डिंग अगला सब्जेक्ट चूज कर पाऊंगी। तो प्लीज थोड़ा सा ये भी मुझे जरूर बताया करिए आप लोग, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर के केस में। अगर प्रेफरेंस शेयर रिडीमेबल है, रिडीमेबल यानी एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन के बाद उनकी मेच्योरिटी होती है, कंपनी उनका पैसा वापस करती है, तो उसे रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कहते हैं, यानी जिनकी फाइनाइट मेच्योरिटी होती है, ठीक है। अगर कंपनी ने 7 साल के लिए प्रेफरेंस शेयर इशू किए, ठीक है, या 10 साल के लिए इशू किए, 12 साल के लिए इशू किए, या 5 साल के लिए इशू किए, तो ये सब क्या है, रिडीमेबल। ये रिडीम हो जाएंगे 5 साल के बाद, 10 साल के बाद, 7 साल के बाद, ये प्रेफरेंस शेयर रिडीम हो जाएंगे। तो ये होते हैं रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, ठीक है। तो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर के केस में अगर आपको कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस कैपिटल पता करना है, देन दिस इज द फॉर्मूला, ये फॉर्मूला यूज होता है। फॉर्मूला क्या है, पी नॉट इक्वल्स टू समेशन टी 1 से लेके n पी डी आई वी डिवाइडेड बाई 1 प्लस के पी का पावर टी प्लस पी एन डिवाइडेड बाई 1 प्लस के पी का पावर एन। एन क्या है, नंबर ऑफ ईयर, कितने साल के लिए इशू करने हैं। पी एन क्या है, पी एन इज द मेच्योरिटी अमाउंट, यानी मेच्योरिटी पे क्या रीपे कर रही है फर्म, दैट इज पी एन। के पी तो कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस कैपिटल है, ठीक है। पी डी आई वी क्या है, दिस इज द एक्सपेक्टेड प्रेफरेंस, पी फॉर प्रेफरेंस, डी आई वी फॉर डिविडेंड, ठीक है। और तो बाकी टर्म जा रहा है। पी नॉट क्या है, इशू प्राइस ऑफ प्रेफरेंस शेयर, ठीक है। तो ये सारे टर्म है, एंड दिस फॉर्मूला इज यूज इन केस ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर के केस में ये फॉर्मूला यूज होता है, ठीक है। तो इस फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन आप लोग बुक से लगाइएगा, ठीक है। जनरली ट्रायल एंड एरर मेथड इसमें यूज किया जाता है पी नॉट की वैल्यू निकालने, सॉरी केपी की, पी नॉट बोल रही हूँ, सॉरी। इसमें तो कैलकुलेट हमें केपी करना है ना, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस कैपिटल हमें कैलकुलेट करना है। तो ये जनरली ट्रायल एंड एरर मेथड से कैलकुलेट होता है, फॉर्मूला ये यूज होता है। तो क्वेश्चन आप लोग बुक से लगाइएगा, ठीक। अब चलिए आपको दो इंपॉर्टेंट बात बताती हूँ इससे रिलेटेड। आपने देखा था जब हमने डेब्ट पढ़ाया था, जब कॉस्ट ऑफ डेब्ट लास्ट लेक्चर मैंने पढ़ाया था, तो वहां पे लास्ट में हमने टैक्स एडजस्टमेंट किया था, याद आ रहा है ना, लास्ट में हमने टैक्स एडजस्टमेंट किया था। आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ डेब्ट, बिफोर टैक्स कॉस्ट ऑफ डेब्ट निकाला था। तो आप सोच रहे होंगे इसमें हमने क्यों नहीं किया, प्रेफरेंस कैपिटल के केस में टैक्स एडजस्टमेंट क्यों नहीं किया। तो इसका जवाब ये है कि जो कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर है, इसको नहीं एडजस्ट किया जाता है टैक्स के लिए, क्यों, क्योंकि प्रेफरेंस डिविडेंड हमेशा पे किया जाता है आफ्टर पेइंग द कॉर्पोरेट टैक्स, यानी कंपनी पहले कॉर्पोरेट टैक्स पे करती है और उसके बाद जो बचता है अमाउंट, उसमें से डिविडेंड पे किया जाता है, ठीक है, उसमें से डिविडेंड पे किया जाता है, इसलिए यहाँ पे टैक्स का कोई भी एडजस्टमेंट नहीं होता है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे कोई हमने टैक्स का एडजस्टमेंट नहीं किया है, जैसा हमने डिबेंचर के केस में किया था ना, बिफोर टैक्स आफ्टर टैक्स। बट यहाँ पे ऐसा नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे पहले कंपनी कॉर्पोरेट टैक्स पे करती है, उसके बाद जो अमाउंट बचता है उस पर डिविडेंड पे करती है, ठीक है, उससे डिविडेंड पे करती है। तो ये पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हमने देखा था जो डिबेंचर था, लास्ट लेक्चर में जो डिबेंचर था उस पे कंपनी जो इंटरेस्ट पे करती है, वो क्या होता था, वो होता था टैक्स डिडक्टेबल, वो टैक्स डिडक्टेबल होता था, कंपनी को उस पर टैक्स बेनिफिट मिलता था। देखा था ना, डिबेंचर पे जो इंटरेस्ट पे करती थी वो टैक्स डिडक्टेबल होता था, कंपनी को उस पर टैक्स बेनिफिट मिलता था। लेकिन ये जो प्रेफरेंस शेयर होते हैं, ये कोई भी टैक्स सेविंग में हेल्प नहीं करते हैं। ये जो प्रेफरेंस शेयर होते हैं, इनमें कोई भी टैक्स बेनिफिट, टैक्स टैक्स सेव करने में कोई हेल्प नहीं मिलती है, ठीक है। तो इसीलिए ये जो प्रेफरेंस शेयर होते हैं, जबकि डिबेंचर के केस में देखा था हमें टैक्स बेनिफिट मिलता था, और इसीलिए जो कॉस्ट ऑफ डेब्ट होता है ना, टैक्स बेनिफिट मिलता था, इसीलिए मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, इसीलिए जो कॉस्ट ऑफ डेब्ट होता था वो क्या होता था, वो कम होता है कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस कैपिटल, ठीक। फिर से बोल रही हूँ, ध्यान से समझिएगा, क्योंकि डिविडेंड के केस, सॉरी, ये जो डिबेंचर है, ये जो डिबेंचर है, इसके केस में क्या दिया जाता है, इंटरेस्ट दिया जाता है, और इंटरेस्ट में मिलता है टैक्स बेनिफिट। तो इसकी वजह से, जबकि प्रेफरेंस कैपिटल के केस में मिलता है डिविडेंड, जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर होते हैं इनको मिलता है डिविडेंड, और उस पर कोई भी ऐसा कोई टैक्स बेनिफिट नहीं होता है। इसीलिए जो कॉस्ट ऑफ डिबेंचर होता है, ये क्या होता है, ये कम होता है एज कंपेयर टू कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस कैपिटल,
ये बात समझ में आई? कॉस्ट ऑफ डेब्ट इज लेस देन कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस कैपिटल, इसी रीजन से, क्योंकि ये जो इंटरेस्ट पे किया जाता है दिस इज टैक्स डिडक्टेबल, जबकि ऐसा कोई डिविडेंड पे कोई टैक्स बेनिफिट नहीं मिलता है। ठीक है, तो इसीलिए ये रिलेशनशिप जो मैंने आपको लेक्चर 21 में बताया था, डिबेंचर का जो कॉस्ट ऑफ डिबेंचर सबसे कम होता है, प्रेफरेंस शेयर का जो कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर होता है वो उससे ज्यादा होता है, और जो इक्विटी शेयर होल्डर होता है इनका कॉस्ट सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, ये मैंने आपको ये जो टेबल है ये मैंने आपको दिखाई थी लेक्चर 21 में, तो इसका रीजन ये है, इन दोनों में क्यों ऐसा होता है ये इसका रीजन है। ठीक है, और एक रीजन ये भी है, रिस्क वाला जो मैंने रीजन बताया था, सबसे ज्यादा रिस्क कौन ले रहा है? सबसे ज्यादा रिस्क ले रहे हैं इक्विटी शेयर होल्डर। ठीक है, और उसके बाद प्रेफरेंस शेयर होल्डर, उसके बाद डिवेंचर होल्डर रिस्क ले रहे हैं। तो इसीलिए जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो प्रेफरेंस शेयर का सबसे ज्यादा होता है, फिर उसके बाद सॉरी इक्विटी शेयर का सबसे ज्यादा होता है, उसके बाद प्रेफरेंस शेयर होते हैं, उसके बाद डिवेंचर होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये आज के लेक्चर की समरी है। ठीक है, तो आज हमने ये दो फॉर्मूले पढ़े। प्रेफरेंस कैपिटल के केस में अगर कॉस्ट निकालनी है तो दो केसेस होते हैं, इररिडीमेबल और रिडीमेबल। इररिडीमेबल के केस में सिंपल सा ये फॉर्मूला है, और रिडीमेबल के केस में ये फॉर्मूला यूज होता है। क्वेश्चन आप बुक से लगाइएगा। ठीक है, ट्रायल एंड एरर मेथड इसमें यूज किया जाता है। तो ये सिंपल से इसमें दो फॉर्मूले हैं। हमने डिवेंचर के केस में देखा था ना, चार फॉर्मूले थे। डिवेंचर के केस में चार फॉर्मूले हैं सिंपल से, प्रेफरेंस शेयर के केस में ये दो फॉर्मूले हैं। ठीक है, तो आप कैलकुलेट कर लेंगे। अब अगले लेक्चर में मैं आपको बताऊंगी कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल। इक्विटी कैपिटल का कॉस्ट कैसे निकालते हैं। ठीक है, उस पर हम काफी क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए फिर आज का लेक्चर मैं यहीं पे वाइंड अप करती हूँ। ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू।